आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के नए वीडियो पर। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड मॉर्ले जो है, लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यहाँ पर क्या क्या नई चीजें लाई गई। ठीक है, ठीक है, ओके। सो लॉर्ड मॉन्टे लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। तो अब देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जो है, ये कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, तो एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही थी। 1905 में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इससे क्या हुआ, एक सर्ज आया, सर्ज इन नेशनल सेंटिमेंट्स या नेशनलिज्म। ठीक है, एक सर्ज आया इन नेशनलिज्म। ओके, और जो नेशनल मूवमेंट है, क्योंकि स्वदेशी और ये सब मूवमेंट तभी चला था, तो एक नेशनल मूवमेंट, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से, एक मास मूवमेंट की तरह था। ठीक है, तो अब इंडियंस को अपीज करना था, ब्रिटिशर्स हैड टू अपीज इंडियंस फॉर दिस, सो ब्रिटिशर्स हैड टू अपीज द इंडियंस। ठीक है, ब्रिटिशर्स हैड टू अपीज अपीज द इंडियंस। ओके, सो इसके लिए कुछ कैरेट पॉलिसीज लाएगी, लेकिन सब कुछ तो कैरेट नहीं होगा, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लाएगी। मतलब कुछ ऐसा दे दो इंडियंस को ताकि आम इंडियंस जो है वो खुश हो जाए। ठीक है, दे बिकम हैप्पी, लेकिन खुद अपना पावर मेंटेन करने के लिए बाकी प्रोविजंस को ऐसा कर दिया जाए कि बाकी प्रोविजंस ऐसा रहे कि अपना पावर मेंटेन हो जाए। तो दोनों तरीके से अपना फायदा होगा। एक होगा कि हाँ नहीं, इंडियंस भी सोचेंगे हाँ हमारे लिए तो थोड़ा बहुत कुछ किया गया है, ठीक है, हम लोग अभी चुपचाप रहेंगे, ब्रिटिशर्स जो कर रही है ठीक कर रही है। और लेकिन ओरिजिनली क्या होगा कि स्टिक से उनको डिवाइड, जैसे कि यहाँ पर हैप्पी करने के लिए क्या किया गया कि नॉन ऑफिशियल, इस वाले एक्ट से नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ये दे दिया गया इन प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, तो ये एक कैरेट हुआ, ये एक कैरेट हुआ। लेकिन इसी एक्ट के जरिए अपना पावर मेंटेन करने के लिए क्या है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सिस्टम लाया गया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये है स्टिक और ये है कैरेट। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से ही ऐसा करते हैं, जब जब जो भी उन्होंने पॉलिसीज लाई है उनमें थोड़ा कुछ बेनिफिट और अपना पावर मेंटेन करने के लिए एक लगाम, मतलब थोड़ा सा दौड़ने के लिए छूट देते हैं, लेकिन लगाम अपने हाथ में कि जब वो चाहे तभी दौड़ेंगे।
जब वो स्टॉप करना चाहे तब स्टॉप कर चाहे, तो लगाम अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दौड़ने के लिए आज़ादी देती है, बस यही है। ठीक है? और सिर्फ़ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में तब भी ऑफ़िशियल मेजॉरिटी बरकरार रहेगी, मतलब ये 1909 के बाद भी ऑफ़िशियल मेजॉरिटी ही रहेगी। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में अभी भी उतना कुछ पावर आया नहीं, लेकिन जो नॉन ऑफ़िशियल मेजॉरिटी है वो सिर्फ़ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए है। ठीक है? तो ये एक कारण हुआ। सेकंड रीज़न है शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन क्या था कि यहाँ पर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मीट किए थे, जिसमें आपके वाइसरॉय थे, कमांडर इन चीफ थे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है? सो वाइसरॉय, कमांडर इन चीफ और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट एरियाज़ और रिलेटेड कम्युनिटीज़ जो भी है, वहाँ से जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, जो कि पॉलिटिकली कॉन्शियस है, पॉलिटिकली एंड सोशली कॉन्शियस है, और लीडर्स हैं, ठीक है? पॉलिटिकली एंड सोशली कॉन्शियस कॉन्शियस लीडर्स लीडर्स ठीक है? इनका एक ग्रुप 35 मेंबर्स लेड बाय सॉरी लेड बाय आगा खान थर्ड। ओके, सो इनके बीच में एक मीटिंग हुई और इसको कहा जाता है शिमला डेपुटेशन। शिमला में हुआ था, ठीक है? तो इसलिए शिमला डेपुटेशन, और कुछ नहीं। शिमला में बहुत सारी मीटिंग हुई है, जैसे इसके बाद मतलब 40s में 1940s में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारे, क्योंकि शिमला जो है वो समर कैपिटल भी था, तो इसलिए बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो शिमला में की जाती थी। ठीक है? ओके, सो शिमला डेपुटेशन में जो आगा खान, उन्होंने एक डिमांड पेश किया था मुस्लिम्स के तरफ से कि उनको अ, एक हायर रिप्रेजेंटेशन मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो, disproportionate to uh, the population of Muslims। ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है, तो ये डिमांड कर रहे हैं मान लीजिए 50%। ठीक है? तो ऐसा टाइप का है कि एक्चुअली है 30%, आप 30% डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप डिमांड कर रहे हैं 50%। किस बेसिस पे वो डिमांड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द बैकिंग बिकॉज ऑफ द बैकिंग ऑफ ब्रिटिश रूल बाय मुस्लिम्स। ठीक है? ये एक हुआ। फिर है कि डिफेंस टू द डिफेंस ऑफ द एम्पायर और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मुस्लिम्स बीइंग हायर एज द फॉर्मर रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है? क्योंकि जैसे कि मुगल इंडिया, तो इंडिया में क्या है कि जो फॉर्मर रूलर्स थे वो मुस्लिम्स थे, मुगल्स, सल्तनत और डिफरेंट जो बहामनी किंगडम्स थे, ठीक है? और कई जगह पे जो सुल्तान नवाब वगैरह थे, तो वो सारे मुस्लिम्स थे। तो ज़्यादातर जो प्रिंसली क्लास है, मतलब थे,
ब्रिटिश के आने से पहले, वो ज़्यादातर मुस्लिम्स ही थे, जो बड़े पावरफुल भी थे, ठीक है? तो अब इनका डिमांड ये है कि क्योंकि मुस्लिम्स का जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, वो ज़्यादा है, क्योंकि ये फॉर्मर रूलर्स रहे हैं। तो इसके लिए भी इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हर जगह। और क्योंकि ये हमेशा मुस्लिम्स जो है वो हमेशा डिफेंड करते हैं ब्रिटिश रूल को, और ब्रिटिश रूल के डिफेंस में खड़े रहते हैं, तो इसके लिए भी इनको बैकिंग मिलना चाहिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है? तो ये था सर आगा खान का लॉजिक बिहाइंड द डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ही वांटेड फॉर द मुस्लिम्स। ओके, ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर। तो ये था डिमांड्स ऑफ शिमला डेपुटेशन, ठीक है? इसके बाद क्या है? ये हुआ सेकंड। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है Gokhal's visit to England to put forward the Congress demands in front of the Secretary of State, ठीक है? अब देखिए गोखले कौन थे? अब गोखले कौन थे? गोखले थे मॉडरेट लीडर। अब मॉडरेट्स helped during the Swadeshi and boycott मूवमेंट जो चला एंटी पार्टीशन मूवमेंट की तरह, बंगाल में जो पार्टीशन हुआ उसके खिलाफ जो मूवमेंट चला, तो मॉडरेट लीडर्स जो थे वो इसको सपोर्ट नहीं किए थे। मॉडरेट्स हेल्प ब्रिटिश, ओके? तो वहाँ पर डिवाइड हो गया था। तो मॉडरेट्स जो थे वो ब्रिटिश के साथ थे, मतलब इस मूवमेंट के खिलाफ ही थे, या खिलाफ अगर नहीं भी कहें तो इस मूवमेंट का साथ नहीं दिया उन्होंने। ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं कहा, फॉर फेवर में भी नहीं कहा। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मतलब एक सेपरेट हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ से क्या हुआ कि क्योंकि मॉडरेट्स ने ब्रिटिश का साथ दिया तो इनको भी खुश करना पड़ेगा। तो गोखले के डिमांड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो डिमांड है वो मॉडरेट्स का डिमांड है। अब कांग्रेस में और लोगों में जो इंडियन जो मासेस है, अगर उनमें कांग्रेस के प्रति प्यार को बरकरार रखना है, तो मॉडरेट्स जो सपने दिखाए थे कि काउंसिल में ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमारा राज होगा, तो वो सब तो थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो मॉडरेट्स का पावर बरकरार रहेगा कांग्रेस में। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये क्या है, ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, तो कांग्रेस का पावर नहीं रहेगा और मॉडरेट्स का, ठीक है, मॉडरेट्स का भी पावर नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हुआ कि गोखले जी जो है वो इंग्लैंड गए, ताकि वो अपना डिमांड जो है, कांग्रेस का डिमांड रख सके इन फ्रंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उनका जो मेन डिमांड है, जो मेन डिमांड है वो है सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? जैसे कि बाकी जो कॉलोनीज थी, कनाडा वगैरह, वहां पर जो सिस्टम था सेल्फ गवर्नेंस का, वैसे कि हाँ ठीक है, आप रहे पावर में, मतलब आप हेड है, लेकिन आप जो गवर्नेंस है वो हम हमारे हाथ में दे दीजिए, हम लोग गवर्न करेंगे। आप बस हेड है, ठीक है, हम ब्रिटिश क्वीन को भी मानेंगे, किंग को मानेंगे, हम सबको मानेंगे, हम ब्रिटिश कॉलोनी ही रहेंगे, बस टू एडमिनिस्टर आवरसेल्व्स, ये पावर हम लोगों को दे दीजिए कि हम लोग अपने आप को एडमिनिस्टर कर पाए, ठीक है? तो सेल्फ गवर्नेंस, या जिसको आप कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस, ठीक है? तो डोमिनियन स्टेटस इन्होंने ये मांगना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो अब गोखले को भी मॉडरेट्स को भी खुश करना है और मुस्लिम्स को भी खुश करना है, तो इसके लिए ये आया, दोनों को खुश करने की पॉलिसीज का नाम बना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है?
ठीक है, अभी फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान से कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आया होगा। सो अभी हम प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, कि 1909 जो काउंसिल है, काउंसिल्स एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसने क्या किया था कि जो काउंसिल्स है, मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाई गई थी, उनमें जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसको बहुत हद तक इंक्रीज किया था। ओके, सो हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ legislative councils. Okay, expansion of legislative council. So it considerably increased uh, the size. It considerably increased the size of the legislature, और ऐसा भी लिख सकते हैं legislative councils, है ना? So size of the legislative councils, both central and provincial. ठीक, both central and provincial. Next, central के याद रखना, it increased the number of members of Central Legislative Council from 16 to 60। ठीक है, 16 से डायरेक्टली 60। और प्रोविंसेस में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो वेरी किया, लेकिन वहां पर भी इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ओके, वहां पर भी इंक्रीज किया गया है, लेकिन वो वैराइड है, तो वहां का तो डेटा उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। नेक्स्ट, कंपोजिशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ imperial legislative council। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए 37 मेंबर्स ये ऑफिशियल, और 32 मेंबर्स ये नॉन ऑफिशियल। ठीक है, ओके, सो अब इस 32 मेंबर में डिवीजन होगा। 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड, और 27 मेंबर्स ये इलेक्टेड तो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में, तो वो हमें अब देखना पड़ेगा। सो 27 मेंबर्स में 8 जो है ये मुस्लिम्स के लिए अलग से, तो ये यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट लेगा। हम लोग आएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। 4 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स के लिए। ठीक है, 4 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स के लिए, 2 है लैंडलॉर्ड्स के लिए, और 13 है जनरल इलेक्टोरेट।
ठीक है? अब देखिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये हो गया आपका टोटल 69 मेंबर्स। ओके, 69 मेंबर्स। ठीक है, समझ में आया होगा? तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक बार देख लेते हैं अभी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ओके, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी, ऐसा नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम मेजॉरिटी स्पेसिफिक, बट जनरली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ही है। तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा, ये डिक्लेयर हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर होगा, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी होंगे, मान लीजिए कि कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, मुस्लिम लीग ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, जो भी है, तो और भी कोई एक्स-वाई-ज़ेड कोई अगर पार्टी हुआ तो वो भी जो भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे। वो सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे और यहाँ पर वोट जो देंगे, वो भी मुस्लिम्स ही दे पाएँगे। मान लीजिए यहाँ पर 100 जन हैं जो वोट दे सकते हैं, तो ये 100 के 100 ये मान लीजिए एलिजिबल टू वोट है, एलिजिबल टू वोट है। अब यहाँ पर 100 के 100 मुस्लिम्स ही होंगे, ओके? ऑल विल बी मुस्लिम्स। बाकियों को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो मतलब अगर जनरल इलेक्टोरेट के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर एलिजिबल 105 जन बनते थे। लेकिन ये जो 5 जन हैं, ये क्योंकि इनका धर्म अलग है, तो ये इलेक्शन में वोट नहीं दे पाएँगे। इसी का मीनिंग है। इसका मीनिंग यही हुआ। ओके? मान लीजिए सिख है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या ट्राइबल है, ठीक है? तो कोई भी कम्युनिटी धर्म से हो, तो वो लोग वोट नहीं दे पाएँगे। इसका ईज़ी मीनिंग यही होता है। ठीक है? सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके? सो यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे, वो भी मुस्लिम्स होंगे और जो वोटर्स होंगे, वो भी मुस्लिम्स होंगे। ठीक है? इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट कर दिया गया है। कम्युनिटी के बेसिस पर, रिलिजन के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर हो सेपरेट कर दिया गया है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट और जनरल इलेक्टोरेट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर कहा गया ना कि 13 जो है वो जनरल इलेक्टोरेट है। तो जनरल इलेक्टोरेट क्या होता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी का कोई भी रहता हो, सो वोटर्स, सो फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड रिलीजन और कैंडिडेट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं, कैंडिडेट्स ये भी सेम, फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड रिलीजन ये लोग आएंगे। तो यहाँ पर जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगा, उसमें सभी के नाम एज इट इज रहेंगे। ठीक है? तो इसको कहा जाता है जनरल वोटर लिस्ट। ओके? सो जहां पर सभी के नाम एक साथ ही होंगे, यूनिफाइड। ओके? कोई अलग से नहीं होगा, जो सिस्टम अभी है। अभी क्या सिस्टम है कि सारे वोटर्स का नाम एक साथ, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, सबका एक साथ एक एक सिंगल वोटर लिस्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है ना? ओके? लेकिन तब क्या होगा? तब मुस्लिम्स का अलग और बाकी कम्युनिटीज का मान लीजिए अलग। तो अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उस साल सिलेक्ट होती है सेपरेट इलेक्टोरेट में, तो फिर वोट कौन दे पाएंगे? सिर्फ ये लोग, ये मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, तो सिर्फ वोट ये दे पाएंगे और यहाँ पर जो खड़ा हो पाएगा, जो कैंडिडेट खड़ा हो पाएगा, वो भी यहाँ से ही होगा, मतलब मुस्लिम। ठीक है? तो ये है डिफरेंस। ओके? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोगों ने कंपोजिशन भी देख लिया। ठीक है? तो जनरल जो कंपोजिशन है वो यही है। 37, 32 में 5 नॉमिनेटेड, 27 इलेक्टेड। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि
कौन सा क्या कंपोजिशन है, बस आपकी जानकारी के लिए और थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बोल दिया, थोड़ा-सा समझाने के लिए। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया था, ये क्या करने के लिए लाया गया था? आप ही सोचिए। ये है टूल, टूल फॉर डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, है ना? यही तो टूल है डिवाइड एंड रूल का, कि क्या कर रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को थोड़ा एनकरेज कर रहे हैं कि आप अलग है। ओके? सो टू मेक द मुस्लिम्स to make the Muslims feel that they are a different community than the others. क्योंकि आगा खान वगैरह जो भी है, इन्होंने ये भी कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम के जो नीड्स है वगैरह-वगैरह, ये सब डिफरेंट है। जैसे कि कुछ महीनों पहले जो अ, पाकिस्तान के जो फेल्ड लीडर हैं, फेल्ड फील्ड मार्शल जो भी है, उन्होंने जो कहा था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर प्रीडोमिनेंटली डिफरेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये विचार एक्चुअली नया नहीं है। ये उस समय से जो कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं, वो ये चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे थे और यहीं से सीड पड़ता है एक पार्टीशन का। इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए। 1905 से जो शुरू हुआ है, ये पार्टीशन वगैरह का जो खेल है, और 1909 में जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट और एक सिस्टम बनाया गया, ये एक्चुअली कोई खेल-खिलौना नहीं है। ये है सीड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है? इसको हल्के में मत लीजिए, यही है सीड। ठीक है? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये सीड है। क्योंकि अब अभी जो पाकिस्तान का जो विचारधारा है, वो एक्चुअली यही है, वो यही है और यहीं से इसकी इसकी शुरुआत होती है। ओके? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अभी के साथ थोड़ा रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये सब चीज़ें। ठीक है? नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी in the provincial legislative councils. ठीक है? Okay. Non-official majority in the provincial legislative councils. Very important point again. Okay. However, the official majority was maintained at the Central Legislative Council. ठीक है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी को बरकरार रखा गया, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कर दी गई। तो आप देखिए, ये तो डेवलपमेंट चल ही रहा था और ये जो काम हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ये हुआ क्योंकि मॉडरेट्स को अपीज करना था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो हुआ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ये था टू अपीज द मॉडरेट्स। लेकिन ऑब्वियसली मॉडरेट्स इससे तो खुश होने वाले नहीं है और फिर आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद जब तिलक जी छूट कर आएँगे, बाल गंगाधर तिलक, तो वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के हैं। तो उसके बाद हालाँकि वो दिखाएँगे कि वो ब्रिटिश सरकार के पूरे सहमत है और वगैरह-वगैरह, लेकिन एक्चुअली वो फिर होम रूल और वगैरह ये सब काम होगा, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन ये जो काम हुआ था, ये था टू अपीज़ द मॉडरेट्स, लेकिन इससे ऑब्वियसली कोई खुश नहीं था, क्योंकि मॉडरेट्स का डिमांड क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन इनको सेल्फ गवर्नमेंट ना तो प्रोविंसेस में मिला, ना ही सेंट्रल में। सेंट्रल में तो मेजॉरिटी भी नहीं है। सेंट्रल में मेजॉरिटी भी नहीं है। प्रोविंसेस में अभी भी जो सरकार है वो ब्रिटिशर्स की है। ठीक है? जो मेन रूल कर रहा है वो ब्रिटिशर्स है, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको मेजॉरिटी दी गई है, तो क्या कर सकते हैं कि वो विरोध कर सकते हैं और बिल को पास होने से रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव लॉज़ पर तो उनका कोई अभी तक हक नहीं है। कोई एग्जीक्यूटिव अगर लॉ पास कर दे,
तो मान लीजिए कि कोई ऑर्डिनेंस ले आए तो 6 महीने तक तो वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो अभी है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ a system of indirect elections of members. Okay, so देखिए, the elected members to the central and provincial legislative council councils were to be elected indirectly, ठीक है, indirectly elect किया जाएगा। कैसे elect किया जाएगा indirectly, देखते हैं। So local bodies will elect an electoral college which would elect members of provincial legislative councils who would then elect members of provincial legislatures. Sorry, provincial तो हो गया, central legislature. Who would then elect members of central legislative council. ठीक है, तो क्या सिस्टम बना कि जो लोकल बॉडीज है ये अपने हिसाब से एक इलेक्टोरल कॉलेज प्रिपेयर करेगी। तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होगा कि जो जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, सो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब ये वोट करेंगे कहां पर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये लोग वोट करेंगे। और इसके बाद ये वोट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम बनाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। ओके, नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंक्रीज्ड और एनलार्ज्ड कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the levels. Okay, both the levels मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही। okay, members were now able to ask additional questions, move budget resolutions and so on. Voting on separate
budget items was also permitted. Was also permitted. But the budget as a whole cannot be voted or could not be voted on. ओके तो क्या हुआ देख लीजिए कि मेंबर्स वर एबल टू आस्क एडिशनल क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये एग्जीक्यूटिव है और ये कोई मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन वो मान लीजिए कि इसने आंसर दिया इसको, लेकिन इस आंसर में वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, मतलब कुछ पॉइंट है वो समझ नहीं पा रहा है, या उसको इस आंसर के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछना है, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तो ये भी वो पूछ सकता है, अलाउड। अब वो पूछ सकता है। ठीक है, सो मेंबर्स वर नाउ एबल टू आस्क एडिशनल क्वेश्चंस, मूव बजट रेजोल्यूशंस एंड सो ऑन। पहले क्या होता था कि बजट पे कोई डिस्कशन वगैरह पिछले में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वोट वगैरह कुछ नहीं हो सकता, या मेंबर्स जो है वो बजट में कोई रेजोल्यूशन ला नहीं सकते या पास नहीं कर सकते, लेकिन अब वो अलाउ कर दिया गया। ठीक है, और मान लीजिए कि बजट में सेपरेट सेपरेट चीजें होती है। मान लीजिए स्कीम ये है, यहाँ पर इतना खर्च होगा और ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये कुछ स्कीम है, यहाँ पर इतना खर्च होगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें इतना खर्च होगा, ये चीजें बनाई जाएगी। मान लीजिए कुछ ऐसा टाइप का है, कुछ बोला गया, तो सेपरेटली चीजों में वोट हो सकता है, सेपरेटली वोट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, डिस्कशन हो सकता है, वोट हो सकता है, कोई रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। मान लीजिए कि इस खर्चे को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, कुछ भी हो, ये भी किया जा सकता है। लेकिन बजट, पूरे बजट को जब पास करना होता है, जब पूरे बजट पे वोट होता है, तब वो वोट नहीं दे सकते। सो वोटिंग ऑन फुल बजट, वोटिंग ऑन फुल बजट इज नॉट अलाउड। ओके, समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम provided for the association of Indians with the executive councils of viceroy and governors। तो वाइसरॉय सेंट्रल में और गवर्नर स्टेट में। तो अभी क्या होगा कि इंडियंस को भी अलाउ किया गया कि वो आ सकते हैं कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को अलाउ नहीं था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय मतलब सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर, तो दोनों जगह ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को अलाउ किया गया। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल में एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council। ठीक है, और इनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate। ठीक है,
तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कंसेप्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, और इसको इस एक्ट के जरिए लागू किया गया। ओके, तो क्या होता है नहीं होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, वो आप लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ओके, सो दिस एक्ट दिस एक्ट legalized कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, मतलब रिलीजन के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर हम अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये जो चीज़ है इसको कम्युनलिज्म कहते हैं, और इसको लीगलाइज कर दिया। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी हाल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये हम लोग अभी कहते हैं। लेकिन इसके जरिए इस एक्ट में 1909 एक्ट में क्या किया गया था, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया। एंड दस एंड 10 छोड़ दीजिए, पहले लिख लिया। ओके, एंड लॉर्ड मिंटो came to be known as the father of communal electorate। ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट फिर किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, फिर देखिए इसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट एक सिस्टम है वो अलाउ किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया गया था। पहले हम लोगों ने देखा था जमींदार्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए किया गया था, है ना, लैंडलॉर्ड्स के लिए किया गया था। फिर जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके लिए भी किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, इनके लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कुछ सीट्स होंगे यहाँ से बस ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ही खड़े हो सकते हैं, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ही खड़े हो सकते हैं, यही कैंडिडेट हो सकते हैं। वोट सभी देंगे। तो इलेक्टोरेट जो है वो जनरल है, ये जनरल इलेक्टोरेट है, लेकिन वोट देंगे सभी, लेकिन खड़े होंगे सिर्फ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। तो इनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। ये जनरल इलेक्टोरेट में भी जो यूनिवर्सिटीज है, बाकी कॉलेजेस, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंश्योर किया गया था। तो एक्चुअली ये बस नाम के वास्ते ही 27 मेंबर्स सिलेक्टेड है, एक्चुअली ये सब देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के ही आदमी है। ये जो मुस्लिम्स है ये हमेशा ब्रिटिश के सपोर्ट में ही रहा है। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो है ये भी जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर मतलब मुस्लिम लीग वाले, ठीक है, और उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो फॉलोअर्स है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था कि मुस्लिम्स को अभी थोड़ा एजुकेशन वगैरह इन सब में ज़्यादा रुचि लेना चाहिए, रादर देन कि ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए ये सब की वजह से। ठीक है, तो और मुस्लिम लीग जो है वो, और इनके जो टाइप ऑफ, इनके जैसे जो फॉलोअर्स है, ये हमेशा ही ब्रिटिश के फेवर में ही रहे हैं। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास ये तो हमेशा ब्रिटिश के पक्ष में बोलेंगे। लैंडलॉर्ड्स जो है ये भी ब्रिटिश के पक्ष में बोलेंगे। जनरल इलेक्टोरेट ही सिर्फ ये है 13 जन जो कि अलग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कॉर्पोरेशंस का, यूनिवर्सिटीज का, उनका भी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब लिखित रूप में या अ, सिर्फ ऐसे ही अंदर से करा दिया जाता था। तो देखा जाए तो ये 13 जन भी, इनमें भी सब जनरल नहीं थे, और ऐसे भी अगर देखा जाए तो अगर मैं पूरा तो मान भी लूँ, तो भी 13 आउट ऑफ 69, तो क्या पावर है? कुछ पावर नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए कोई खुश नहीं हुआ, इस एक्ट से कोई भी खुश नहीं हुआ, ठीक है? कांग्रेस वगैरह और जितने भी लीडर्स थे, कोई खुश नहीं हुआ। ओके, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये एक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1919 करेंगे, ठीक है? 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो ये 2 इम्पोर्टेंट हो जाए, उसके बाद 1935 आएगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाय।
थोड़ा क्लास छोटा रखा है ताकि आप सभी ठीक से देखें, क्लास को समझ पाएँ और बोरिंग फ़ील ना हो, ठीक है? और उसके बाद 1 दिन बाद फिर से अलग-सा एक हो जाएगा, ठीक है? थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों के बाद हम लोग क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ाएँगे और ड्यूरेशन भी बढ़ाएँगे, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा नया-नया है, इसलिए अभी एक्स्टम होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोगों को भी, मुझे भी, तो इसलिए थोड़ा छोटा-छोटा क्लास रख रहा हूँ। हालाँकि पहले मैंने किया है 1 डेढ़ घंटे का क्लास रखा है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा जो अ, व्यूज़ है वगैरह, ये आधा घंटा ऐसा टाइप का एवरेज आ रहा है, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि फिर आधे घंटे का ही रखूँ ताकि आप लोग जो अटेंशन स्पैन है, उसके अंदर आप लोग ठीक से समझ पाएँ, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि मैं 1 डेढ़ घंटे का कराऊँगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे जैसे थोड़ा बढ़ेगा, मैं देखूँगा कि एवरेज बढ़ रहा है, तो मैं उसके साथ में और थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ करता रहूँगा ताकि मैं देखूँ कि 1 घंटे का तो क्लास लगभग हो ही जाए, उसके बाद हम लोग डेढ़ घंटे का देखेंगे। ठीक है? और पूरा देखिएगा, फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक से फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक से पढ़िएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं बार-बार कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है? मैं हमेशा रिप्लाई करूँगा, आप बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। अगर फिर से बहुत बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में वो समझा भी दूँगा, ठीक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कीजिए। इश्यू नहीं है, ओके, आप सभी का बाय। हो हाँ, जाएगा, लेकिन आप फ़ॉलो कीजिए और मिलते हैं ठीक फिर, से बाय। पढ़ाई